सामने की दीवार घड़ी पर रात के अब 10 बजा रहे थे। सेकंडों के कांटा जल्दी जल्दी घूम रहा था। आज 10 पर जब सुई पहुंची ना, टन 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 घंटी सी बजने लगी। ड्राइंग रूम का कमरा था और उसमें एक हस्बैंड वाइफ और एक काले कपड़ों में चश्मा लगाए मैडम और एक नौजुवक बैठे हुए और चारों लोग आमने सामने हैं। बीच में एक छोटा सा टेबल है जिस पर खाली कप चाय वाले रखे हुए हैं। चाय खत्म हो चुकी है और उनका वार्तालाप चल रहा है। वो जो नौजुवक है जो इनको बुलाया है और वो कह रहा है कि मैडम जी आप मान जाइए ना। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसे कम कर लीजिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैं अभी पापा से इतना पैसा मांग नहीं सकता। मैं आपको पैसा ज़रूर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आप मुझे मोहलत दे दीजिए और ये काम मेरा कर दीजिए। लेकिन वो मैडम अब उस नौजवान की तरफ देख रही थी और कह रही थी, देखिए, आप जब हमारे पास में आए थे अपना दुखड़ा लेकर के, तब मैंने आपको पूरा बताया था कि देखिए इसमें फीस इतना लगेगी, और आज मैं आपके काम के लिए अपनी टीम लेकर के आई हूँ तो आप बदल रहे हैं, आप आधा पैसा दे रहे हैं, ये तो नहीं चलेगा ना। वो जो सामने वाला कुर्सी पर बैठा हुआ नौजवान पति पत्नी अब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और फिर मैडम की तरफ हाथ जोड़ के कहने लगा कि मैडम जी आप मान जाइए ना। देखिए, अभी हमारा काम बिल्कुल बंद हुआ पड़ा है और पापा से मैं एक पैसा मांग नहीं सकता। कैसे मांगूंगा उनसे लड़ झगड़ करके तो मैंने लव मैरिज किया और लव मैरिज करके अब देखिए मेरा क्या हाल हुआ पड़ा है। हम तो बर्बाद हो चुके हैं। जो मैंने काम खोला मैं ऑफिस अब जा ही नहीं पा रहा हूँ। मेरा काम तो बिल्कुल ठप हो चुका है। मैडम कहने लगी, देखो भाई, तुम्हारा काम इतना जो है अब खतरे वाला है, अब पूरा इसमें मेरी टीम लगेगी। मैं तो तुम्हें सब कुछ बता दिया था, लेकिन तुम ऐन वक्त पर अब ये बात कर रहे हो तो ये गलत बात है। या तो तुम पहले ही बता देते कि हाँ मैडम जी हम आधा पैसा देंगे, आधा बाद में देंगे, तो मैं सोचती भी। अब तुम्हारी जगह पर आ करके इतनी दूर से सफ़र करके मैं और मेरी टीम आई हुई है और आप बदल रहे हो। अब वो लड़का अब सर झुका लिया, हाथ जोड़े रहा और कहने लगा, मैडम जी बस मुझे 2 महीने का मोहलत दे दीजिएगा, अब मैं आपका आधा पैसा वो भी चुका दूंगा। बस मेरी पत्नी को आप सही कर दीजिए, ये पहले जैसी हो जाए। अब फिर मैं जैसे तैसे कमाऊंगा, जो भी करूंगा और आपका पैसा पूरा भर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। ये जो कहानी है ना, मैडम जी की, आशीष की है, पार्ट 21। मैडम अपने क्लाइंट के घर आई थी, बहुत दूर चल करके, सफ़र तय करके। अपने टीम, अब टीम में कौन कौन है मैं बता भी दूं कि एक तो आशीष और एक अंग्रेज मैडम, 3 लोग का अभी टीम था और तीनों लोग इस जगह पर आए हुए थे। लेकिन अंग्रेज मैडम कार में बैठी हुई थी और आशीष और मैडम अब अपने क्लाइंट के सामने बैठे हुए थे। क्लाइंट कह रहा था कि मैडम थोड़ा मेरी हालत अभी ख़राब हो गई है, जितना पैसा आपसे बात हुआ था, तय हुआ था, मैं उतना नहीं दे पाऊँगा, बस आधा पैसा दे दूँगा, आधा 2 महीने के। कहानी क्या थी, इनके साथ हुआ क्या था, तो पहले संक्षिप्त में मैं थोड़ा बता दूं। ये जो क्लाइंट था ना, अपने पिता से लड़ झगड़ करके जिससे लड़की से प्यार करता था और उसने शादी कर ली। एक तरह से पिता ने उसको अपने घर से बेदखल कर दिया था कि अब तेरे इस घर में कोई हिस्सा नहीं। अब जो जिस घर में कोठी में रहता था उसमें अपनी पत्नी को अब ले आया। उसका खुद का अपना ऑफिस था और दोनों मियाँ बीवी उस ऑफिस में काम करते थे। कुछ दिन तो तक सही चला,
और इसके बाद उसकी पत्नी अब कार लेकर रात में अपनी सहेली के पास गई। कोई वहाँ पार्टी वार्टी थी, लड़कियों की बात थी, तो हस्बैंड तो नहीं गए, लेकिन वो गई कार लेकर के। और इसके बाद उनका हस्बैंड इंतज़ार करते रहे कि अब आ जाएगी, अब आ जाएगी। 11 बजा रात को, 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, लेकिन नहीं आई। आखिरकार वो सो चुके थे, नींद आ गई थी, चलो शायद सहेली के पास रुक गई होगी। जब उनकी आंख खुली ना सुबह में, तो उनकी पत्नी उनके बगल में थी। सुबह में आप अपनी पत्नी को उठाते हैं कि कहाँ रह गई थी रात में। पत्नी कोई जवाब नहीं दे रही थी, कह रही थी कि मुझे सोने दो, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। लेकिन जो हस्बैंड थे अब गुस्सा हो रहे थे, जगा दिए कि उठ के बैठो, अब मेरे से बात करो, तुम तो अपनी सहेली के पास गई थी ना। अब उसकी जो पत्नी थी ना सोचने लगी, कहने लगी हाँ मैं जा तो रही थी सहेली के पास, लेकिन मैं पहुंची नहीं। फिर मुझे कुछ याद ही नहीं है कि मैं कहाँ पर थी। अजीब समस्या था हस्बैंड के लिए। हस्बैंड बार बार कह रहा था कि तुम मजाक कर रही हो क्या मेरे साथ में? ऐसा कहीं होता है कि तुम निकलो अब कहीं जाने के लिए, तुम्हें याद ही नहीं हो, और तुम रात भर गायब हो और सुबह में आ रही हो, ये बात क्या है? अब उसकी जो पत्नी थी कसम खा के कहने लगी कि देखिए मैं जो बोल रही हूँ ना सही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं निकली थी तो अपने घर से कार लेकर के, और मैं जब हाईवे पर पहुँची ना फिर मुझे याद नहीं रहा कि मैं हूँ कहाँ पर, और इस घर में कब मैं आई मुझे कुछ भी पता नहीं। अब वो हस्बैंड विश्वास करने वाली बात थी नहीं, लेकिन अब जैसे तैसे विश्वास कर लिया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब हर दूसरे तीसरे दिन अब मियाँ बीवी अपने साथ में लेटे रहते थे, और जब हस्बैंड की आंख खुलती थी ना तो पत्नी गायब। भाग करके पार्किंग में जाते तो कार गायब, गेट खुला हुआ। ये माजरा क्या है भाई? इसके बाद वो बहुत ढूंढते कि पत्नी मिल जाए, कार कहीं दिखाई दे दे, लेकिन पता ही नहीं चलता था। कई बार तो सड़क पर बहुत दूर तक घूम के आए, लेकिन कहीं पर भी खोज खबर नहीं मिली। आ करके सोफे पे बैठ गए और फिर नींद आ चुकी थी। अब जैसे ही आँख खुलती है तो पत्नी उनके पलंग पर सोई हुई है। इसके बाद इनका संदेह बढ़ चुका था कि कहीं मेरी पत्नी का किसी के साथ अफेयर तो नहीं है। अब उन्होंने सोचा कि अब की बार कुछ ऐसा होगा ना तो मैं अपनी पत्नी का पीछा करूंगा, देखूंगा कि आखिर ये कहाँ जाती है। अब उन्होंने अपने एक फ्रेंड का एक कार जो काफ़ी दिनों से उनके घर पर रखी हुई थी उसको ले आते हैं। दूसरी कार देख करके पत्नी कहती है कि ये कार किस लिए लाए? तब पति जो उनको समझाते हुए बोले कि बस दोस्त की कार खाली थी और मैं ले आया, चलो कभी ये भी चला लेंगे, कभी ये भी चला लेंगे। लेकिन इनका प्लान था उस कार को पीछा करना कि कहाँ पर मेरी पत्नी जाती है, इस चीज़ को पता करना था। लेकिन कब जाती है, कब क्या होता है, ये तो जागते नहीं थे, नींद में सोए होते थे, और तब उनकी पत्नी निकल जाती थी और इनको पता भी नहीं चलता था। लेकिन वो जानते थे कि हर 2 दिन 3 दिन पर ये ऐसा करती है। और इसके बाद 2 दिन के बाद वो दिखावा के लिए तो सो चुके थे और आधी रात हो चुकी थी। जैसे ही सुई 12 बजाई और वहाँ घंटी बजने लगा 12 बजे का, तब अब अपनी आँख खोलकर देखते हैं थोड़ा सा सोते हुए पत्नी के शरीर में हलचल हुई और फिर वो उठ करके बैठ गई। फिर उन्होंने अपने पति की तरफ देखा, अब फिर संतुष्ट हो गई, चलो सो रहा है, सोने दो इसको। अब फिर उठती है, अपने कपड़े चेंज करती है, अब फिर कार की चाबी जो टंगी होती है और वो कार की चाबी वही वाला जो चलाए करती थी और वो उठा के चल देती है। अब इधर उनका जो हस्बैंड थे अब सब निगाह रखे हुए थे। जब वो नीचे पहुंच जाती है, दरवाज़ा खुलता है, कार निकल जाती है, और तब ये जल्दी जल्दी अब भागते हैं नीचे, दूसरा कार को स्टार्ट करते हैं। अब फिर
दरवाज़ा खुला हुआ था, निकल जाते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं और फिर उस कार का पीछा करने लगते हैं। दूर दूर तक उसकी लाल बत्ती दिखाई दे रही थी और अंधेरे में कार भागती जा रही थी। इतनी तेज गति की कार उनकी जो पत्नी थी चला रही थी कि वो ताज्जुब कर रहे थे कि ऐसी कार तो कभी नहीं चलाती है। वो तो डरती हुई है, तेज स्पीड में कभी चलती नहीं, लेकिन आज तो रेसर बनी हुई थी। इतनी तेज स्पीड में कार को भगा रही थी कि हस्बैंड जो थे ना, पीछा करते करते अब पिछड़ गए थे। कार दूर निकल चुकी थी। अब जैसे तैसे हिम्मत करके उन्होंने अपनी कार का स्पीड बढ़ाया, लेकिन वो कार कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं चला। बड़े परेशान हो गए। अब एक चौराहे पर पहुँचे। अब वहाँ से उनको किधर जाना है, उनकी पत्नी किधर गई है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। इसके बाद वो कुछ देर तक उसी चौराहे पर चक्कर लगाते रहे, सोचते रहे कि किधर जाऊँगा। तभी एक साइड वो कार मोड़ लेते हैं। उनको थोड़ा आइडिया मिल चुका था कि चौड़ी रोड है, इसी पर मेरी पत्नी गई होगी, और उसी रोड पर वो अपना कार ले लेते हैं। जैसे ही कुछ देर आगे बढ़ते हैं ना, तो कार उनकी रुक जाती है। लाख कोशिश करते हैं लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो पाती। इस तरह वो सारी रात एक तरह से अपने कार में फंस जाते हैं। सुबह में जा कर के अब सोचते हैं कि अब क्या करें, कोई मैकेनिक को कैसे बुलाएं, किससे हेल्प लें। लेकिन जब सुबह हो जाती है और जब अपना कार फिर स्टार्ट करते हैं, कार स्टार्ट तो बहुत बार कर चुके थे, लेकिन रात में कार स्टार्ट नहीं हुई। और सुबह जब कार स्टार्ट करते हैं तो कार एकदम स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद अपना घर लौट आते हैं। जब घर में देखते हैं ना, तो कार उनकी खड़ी है, मतलब उनकी पत्नी आ चुकी है। और जब वो ऊपर जाते हैं ना, तो देख करके हैरान रह जाते हैं कि पत्नी उसी जगह पर सोई हुई है। अब बहुत गहरी नींद में है, गुस्से में थे और जा करके अपने पत्नी को हड़काते हैं, उठाते हैं, उठो तुम, उठो, मेरे से बात करो। इसके बाद मियाँ बीबी का कला शुरू हो जाता है। वो उनकी पत्नी कहती कि मैं तो कहीं गई नहीं, मैं तो इसी जगह पर सो रही हूँ। लेकिन हस्बैंड कहते कि मैं तेरा पीछा करके आया, तेरा किसके साथ में अफेयर चल रहा है, कौन है वो लड़का, अगर तुझे अफेयर में ही रहना है तो मुझे शादी क्यों की, मैं तो तेरे चक्कर में अपने पिता से भी अब दुश्मनी मोल रखा हूँ, और तू ये मेरे साथ में क्या कर रही है। लेकिन लड़की जो थी रोने लगी, बताने लगी कि मेरी बात का विश्वास करो, मैं इस घर से गई नहीं, मैं ऐसे कैसे सोई हुई हूँ। और हस्बैंड जो उनका पीछा करके आए थे, वो भी कसम खा के कहने लगे कि तू बहुत दूर तक गई है और इतना तेज कार चलाती है रेसर की तरह, ये सब क्या है। लेकिन पत्नी कसम खाती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं, मुझे होश ही नहीं है, मैं तो अपने आप को बिस्तर पर ही पाई हूँ, मैं कहीं बाहर गई नहीं। मामला थोड़ा अटपटा हो गया था। अब इसके बाद में अब अपने दोस्तों से सलाह लेने लगे कि अब क्या करें। कोई कहा कि इसको किसी डॉक्टर के दिखाओ, डॉक्टर के पास ले गए, मनोवैज्ञानिक के से भी मिलवाए, सब कुछ इलाज करा लिए, हर जगह बिल्कुल परफेक्ट रिपोर्ट। लेकिन वही सिलसिला जारी रहा। कई बार वो पीछा कर लेते थे, लेकिन जब नज़दीक पहुंचने की कोशिश करते ना, तो उनका कार बंद हो जाती थी और फिर सुबह में ही कार स्टार्ट होती थी। और जब सुबह घर आते थे तो पत्नी उनको अपने बिस्तर पर ही मिलती थी। और इसके बाद उनको दोस्तों ने कहा था कि देख भाई, मामला संगीन लग रहा है, इसमें भूत प्रेत का हाथ हो सकता है, तो किसी तांत्रिक ओझा गुनी से मिल, तब वो कुछ सही कर सकते हैं। इसके बाद हस्बैंड जी ने अब तांत्रिक से मिले, दुखड़ा सुनाया, तांत्रिक ने आश्वासन भी दिया, पैसे भी खर्च हुआ, लेकिन मामला सुलझा नहीं। एक छोड़े तांत्रिक दूसरे के पकड़े, दूसरा छोड़े तीसरे के पकड़े, कई तांत्रिक अब वो पूजा पाठ तो किए, लेकिन मामला सॉल्व नहीं हो रहा था। हाँ, कुछ दिन के लिए ज़रूर रुक जाता था, 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता दिन ज़रूर रुक जाता था, लेकिन वो सिलसिला फिर शुरू हो जाता था। और तब हस्बैंड को किसी ने बताया कि तुम मैडम जी से संपर्क करो, मैडम जी से मिलो और तुम्हारी समस्या का निदान वही कर सकती है।
लेकिन उनके जो हाई रेट है वो मोटे पैसे लेती है। अगर तुम्हारे अंटी में पैसे हैं तब जाना। तो ये कहानी थी, ये मैडम जी की कहानी थी। अब इसके बाद उस क्लाइंट ने मैडम जी से संपर्क किया, मैडम जी के घर गया फार्म हाउस पर। मैडम जी आश्वासन दिया। इसके बाद वो करार कर लिया कि हाँ हम इतने पैसे देंगे और हमारे घर पहुँचिएगा तो आधा पेमेंट हम दे देंगे और आधा काम करने के बाद में। मैडम जी बोली नहीं, एक मुश्त हम रकम लेंगे। तब वो मान चुका था। इसके बाद मैडम जी आशीष और अंग्रेज मैडम तीनों उनके घर आ चुकी थी, एक लंबा सफ़र तय करके। लेकिन वहाँ पर जा कर के मामला कुछ बिगड़ सा गया था। पैसा आधा दे रहा था और 2 महीने का मोहलत मांग रहा था। अब जो आशीष थे, अब मैं सारी कहानी आशीष के पॉइंट व्यू से बताने जा रहा हूँ। मैं जब देखा ना तो वो हस्बैंड बेचारा बहुत उदास था और हाथ जोड़े मैडम को गुहार कर रहा था कि मैडम जी मान जाइए, 2 महीने के बाद मैं आपकी बाकी रकम लौटा दूंगा, बस मेरा ये काम कर दीजिए, मेरी पत्नी सही हो जाए और इसके साथ हुआ क्या है ये निदान कर दीजिए कि ये कभी भी हमारे घर से बाहर ना निकले, जो कुछ भी है आप सही कर दीजिए। मैडम जी सब कुछ तैयार हो गई थी, लेकिन मामला जो था ना पैसे पर आकर अटक गया था। आखिरकार मैडम मेरी तरफ देखने लगी और धीरे से बोली, आशीष तुम क्या कहते हो? मैं समझ गया कि मुझे क्या बोलना है। अब मैं वही बोला कि मैडम जी देखिए, बंदा परेशान है, ये कह रहा ना कि 2 महीने के बाद पैसा लौटा देगा, दे देगा, तो कर लीजिए ना प्लीज़। देखिए कितने परेशान है मियाँ बीवी। आखिरकार मैडम मुस्कुरात पड़ी और कहने लगी कि आशीष तुम्हारे कहने पर ये सब हम करेंगे, और देखो अब तुम पैसा पकड़ लो इनसे और इनको बोल दो कि 2 महीने के बाद हमारे फार्म हाउस पर पैसा दे जाएंगे। समझा दो इनको अच्छी तरह से। और इसके बाद में उसके जो हस्बैंड था, पति पत्नी थे, उनसे मैं बात किया अकेले में ले जा कर के, और वो मान गए थे और कहने लगे कि आपको टोकना नहीं पड़ेगा, 2 महीना होते ही हम आपका पैसा ले कर के अब आपके बताए हुए जगह पर फार्म हाउस में आ जाएंगे। इसके बाद मामला रफा दफा हो गया था। अब मैडम बिल्कुल अब काम के मूड में आ चुकी थी। अब कहने लगी कि आप आशीष और अंग्रेज मैडम को बुलाओ, पहले हम ऊपर से शुरुआत करेंगे। और उनके पति से जो थे ना वो मैडम कहने लगी कि आप थोड़ा अलग हो जाइए, हमें आपकी मैडम से पूछताछ करनी है और उसमें आपको हम शामिल नहीं कर सकते। जो उस घर के पति थे, उस लड़की के पति थे, अब वो समझ गए थे कि करना क्या है, वो अलग हट चुके थे। अंग्रेज मैडम भी आ चुकी थी, उनके हाथ में एक बैग भी था छोटा। इसके बाद जो हमारी मैडम थी ना, उस औरत से उससे पूछताछ करने लगे। वही सिलसिला शुरू किया था कि कहीं तुम किसी से प्यार तो नहीं करती हो, अपने पति को तो धोखा तो नहीं दे रही हो। लेकिन वो रोने लगे, कहने लगे कि नहीं मैडम जी, मेरा कोई ऐसा इरादा है ही नहीं, और ना कभी मैं ऐसा सोच सकती हूँ। मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता कि मेरे साथ क्या होता है, मैं कैसे चली जाती हूँ, कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, कुछ होश नहीं। मेरे पति ही बताते हैं कि मैं रात को 12 बजते ही निकल जाती हूँ कार लेकर के। अब फिर पति ढूंढने जाते हैं मेरे पीछे पीछे, लेकिन मैं उनको मिलती नहीं और उनका कार भी ख़राब हो जाता है। और जब वो सुबह में कार उनकी स्टार्ट हो जाती है तो लौट आते हैं, और तब मैं उनको बिस्तर पर मिलती हूँ। वो आकर के मुझसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पूछते हैं जैसा आप पूछ रही हो कि कहीं किसी से अफेयर तो नहीं है, कहीं किसी से प्यार तो नहीं करती। लेकिन मैडम जी बस मेरे लाइफ में मेरे पति हैं, इनके अलावा कोई नहीं है। मैडम समझ गई थी। मैं भी उस औरत पर विश्वास कर रहा था कि ज़रूर ये औरत बिल्कुल सच बोल रही है। इसके बाद मैडम जी अब मुझे देखकर कहने लगी कि आशीष, अब मैं जो कह रही हूँ वो काम करते जाओ। अब
मैं समझ गया था कि अब करना क्या है। इसके बाद में वो जो थैला अंग्रेज मैडम लेके आई थी, उस थैले को खोला गया और उसमें पूजा की सामग्री थी। अब एक जगह पर वो सामग्री को हमने सजाना शुरू कर दिया। एक बड़ा सा गोल घेरा बनाया गया और फिर वहाँ पर दीपक जलाया गया और उस औरत को सामने बिठाया गया उस गोल घेरा के बाहर में, और उस गोल घेरे के अंदर में मैडम बैठ गई थी। और इसके बाद पूजा मैडम शुरू कर दिया था। आधा पौन घंटा तक पूजा चलता रहा और अभी तक वो जो दिया का लो था ना, बिल्कुल ऊंचा उठ रहा था। कोई भी उसमें ऐसा नहीं लग रहा था कि हिलडुल रहा है, बुझने के कगार पर है। सब कुछ शांत माहौल था। मैं, अंग्रेज मैडम, हम तो समझ रहे थे, लेकिन वो औरत जो थी, इसके साथ जो घटना घट रही थी, वो बिल्कुल घबराई हुई थी। मैं इशारे से उसको समझा रहा था कि आप शांत बैठे रहो, बिल्कुल कुछ बोलना नहीं है, न डरना है। वो घबराई हुई थी। इसके बाद जो दिया का लो था ना, बिल्कुल हिलने डुलने लगा। मैं समझ गया था कि अब यहाँ पर कोई आत्मा जरूर आ चुकी है। आज जैसे ही दिया का लो इधर उधर हिलना शुरू हुआ ना, मैडम जी ने आंखें खोल दिया। अब फिर उस लो के पास मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना अंग्रेज मैडम को, शायद उनको भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और ना जिसके साथ ये सब विपता चल रही थी, शायद उसको भी कोई नज़र नहीं आया होगा। लेकिन मैडम जी देख रही थी। अब मैडम जी सवाल पूछ रही थी कि तू कौन है भाई, तू इस औरत के साथ ये सब क्या कर रहा है, क्यों इनकी खुशहाल ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है, तो इसको छोड़ दे, तू छोड़ दे भाई इसको। मैडम जी बड़े प्रेम से प्यार वाली लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही थी। वो क्या आवाज़ दे रहा था, ना तो हमें सुनाई पड़ रहा था, ना किसी को भी। मैडम ही वो आवाज़ को सुन पा रही थी। अब वार्तालाप उनका चल रहा था। उधर से क्या जवाब आ रहा है वो हमें नहीं सुनाई पड़ रहा था, लेकिन मैडम जी उसका जवाब दे रही थी। अब फिर मैडम जी कहने लगी कि देखो, अब तुम समझ रहे थे ना कि ये औरत अकेले है, इसका हस्बैंड तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन मैं अब आ गई हूँ। अब जो डील करना है ना, मेरे साथ में करो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम इस औरत का पीछा छोड़ दो ना, इनकी खुशहाल ज़िंदगी क्यों बर्बाद करे हो? क्या तुम्हें चाहिए? जो चाहिए हम देने के लिए तैयार बैठे हैं ना, मांगो तो सही। इसके बाद मैडम जी खामोश हो गई थी। अब वो आवाज़ सुन रही थी कि उधर से जवाब क्या मिल रहा है, लेकिन जैसे ही आवाज़ शायद उनको कान में पड़ा होगा, अब मैडम जी गुस्से में आ चुकी थी। अब कहने लगी, खबरदार, ऐसा कभी सोचना भी मत। अब ये क्लाइंट मेरे हो चुके हैं, अब मैं अपने क्लाइंट का रक्षा हमेशा करती हूँ। अब ये तुम भूल जाओ कि तुम इस औरत को कुछ बिगाड़ पाओगे, उसके हस्बैंड को तुम कुछ कर पाओगे। ये तुम सपने देखना बंद कर दो। और देखो, मैं तुम्हें अभी भी ऑफ़र दे रही हूँ, जो कुछ तुम्हें चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। बस शर्त यही है कि इस औरत से तुम दूर हट जाओ, इनकी ज़िंदगी से बाहर निकल जाओ और दोबारा कभी मत आना। फिर मैडम उसकी आवाज़ जवाब सुनने लगी थी। जब जवाब उनको समझ में आया ना, तो मैडम आग बबूला हो चुकी थी। कहने लगी कि देखो, तुम्हें मैंने इसलिए बुलाया था कि तुमसे मैं बातचीत कर लूँ, ताकि तुम्हें भी ना लगे कि मैं गलत कर रही हूँ। कम से कम एक बार बातचीत तो ज़रूर होना चाहिए। जो मैं तुझे समझाना था समझा चुकी हूँ। अब हमारा जो काम होगा हम करेंगे, और तुम्हारा जो होगा तुम कर लेना। जो उखाड़ना है तुम उखाड़ लेना, इस औरत को, उसके पति को। हम भी जरा देखते हैं। और इसके बाद मैडम बहुत गुस्से में थी। मैं उनका गुस्सा जब देखा था ना, तो मैं डर चुका था। इतना क्रोधित मैडम को मैं पहली बार देखा था। आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई थी, गुस्से में जैसे फुफकार रही थी। इसके बाद वो कहने लगी, भाग जाओ यहाँ से, अब हम तुम्हारे पास में आएंगे और तुम्हारा तिलिस्म को हम धरसाई कर देंगे। तुम किसी लायक नहीं बचोगे।
अब हमारा गुस्सा तुम झेलोगे। तुमने बहुत दिनों तक इनको सताया है, अब सताने की बारी मेरी है और तुम इसका इंतजार करो। और इसके बाद मैडम जी खामोश हो गई थी, आंखें बंद कर लिया था। मैं देख रहा था कि गुस्से से उनका चेहरा तमतमा रहा था, चेहरा बिल्कुल लाल पड़ा हुआ था, आंखें बंद की हुई थी। और वो औरत जो सामने बैठी हुई था वो तो थर थर काँप रही थी मैडम जी का वो बातचीत सुन करके और उनका वो रूप देख करके। और इसके बाद मैडम जी झटके से उठ गई और कहने लगी, आशीष अब देखो यहाँ से सामान समेटो, अब हमें उसके ठिकाने पर ही जाना पड़ेगा और रात अभी बाकी है, हम 12 बजे तक उसके ठिकाने पर ज़रूर पहुँच जाएंगे। और इसका हस्बैंड को बुलाओ, हम साथ में रहेंगे। कहीं हम लोग इसको छोड़ के जाएंगे ना तो हो सकता है कि उन पर आकर के अटैक कर दे, क्योंकि वो भी गुस्से में हो चुका है। अब इसके बाद मैं सारी जो चीज़ उठाना था वहाँ से मैं उठा लिया था। दीपक जलता हुआ छोड़ दिया था क्योंकि उसमें घी अभी काफ़ी था। और इसके बाद उसको हस्बैंड को आवाज़ दिया कि आ जाओ भाई, हाँ तुम लोग तैयार हो जाओ, हमें अब कहीं चलना है। जैसा मैडम जी कह रही है अब तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन दोनों मियाँ बीवी अब डरे हुए दिखाई दे रहे थे। हाँ, कहने लगे कि भाई हम कहाँ जाएंगे, आपको जो करना है कीजिए, हमारी हिम्मत नहीं है कि हम किसी रात में अंधेरे में जाएंगे आपके साथ में। वो बिल्कुल मियाँ बीवी डरे हुए थे, पति पत्नी। और मैडम समझा रही थी कि देखो अगर आप लोग इस जगह पर रहोगे ना तो आप पर खतरा मंडरा रहा है, हम लोग के जाते ही वो आपके पास पहुंच जाएगा, इसमें आपकी जान भी जा सकती है। समझदारी इसी में है कि आप हमारे साथ चलो, अपना कार निकालो, अपनी पत्नी को बिठाओ और आपके कार में ये अंग्रेज मैडम बैठेगी और इसके बाद हम लोग चल पड़ेंगे, मेरे कार के पीछे पीछे चलना। ये काम मैं आज की रात में ख़त्म कर देना चाहती हूँ। आप बहुत दिनों से परेशान हो, मैं जान चुकी हूँ, वो ऐसा ही है, वो पिंड आपका छोड़ने वाला नहीं, बहुत शक्तिशाली प्रेत है वो। मैडम जी ने पहली बार उस प्रेत का नाम बताया और मैं वाकई उस प्रेत का नाम सुन करके डर चुका था कि मैडम जी कैसे कैसे प्रेत से अब लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद बहुत समझाने पर पति पत्नी मान चुके थे। हमारी कार अब निकल पड़ी थी। अंग्रेज मैडम अब उनके कार में सवार थी और मैं अपनी मैडम के साथ अब अगले सीट पर बैठा था। बहुत दिनों के बाद अब ये मौका आया था। मैं भी खुश था, लेकिन मैडम का चेहरा बहुत गंभीर था। वो सोच में डूबी हुई थी और कार चला रही थी। कार बिल्कुल लिमिट में चला रही थी ताकि पीछे से जो कार आ रही है उससे दूरी मेंटेन किया जा सके। ज़्यादा स्पीड में नहीं चल रही थी और वो चल रही थी और पीछे से कार भी आ रही थी। हाँ, मैडम बिल्कुल खामोश थी। मैं एक दो बार अब उनसे कुछ चर्चा करने का मूड में था, लेकिन मैडम जी ने साफ मना कर दिया कि आशीष अभी आप खामोश रहो, अभी बात करने का उचित समय नहीं है। जिस काम के लिए हम लोग आए हैं हमें वो काम करना ही पड़ेगा। इसके बाद हमारी कार दौड़ती जा रही थी। पीछे में मैं निगाह रखा हुआ था। अंग्रेज मैडम वाली कार भी अब पीछे लगी हुई थी। लगभग 2 घंटा का सफ़र हमने तय कर लिया था। 12 के आसपास का टाइम हो चुका था। तब एक शमशान में कार जा कर के मैडम जी की रुक गई। मैं इस शमशान को देख करके एकदम हैरान रह गया था कि इतनी रात को मैडम इस जगह पर क्यों आई है। क्या वो प्रेत इसी शमशान में वास करता है? इसके बाद वो पीछे वाली कार भी रुक गई। अब सारे लोग हम कार में ही बैठे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कार से बाहर निकले। सबसे पहले मैडम जी बाहर निकले और निकलते ही दरवाज़ा बंद कर दी और मुझे कहने लगी कि आशीष कार के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना जब तक मैं अब कुछ ना बोलूं। इसके बाद वो शमशान में दाखिल हो गई थी। अब हम कार में बैठे हुए हैं, अब मैडम जी का प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब मैं पीछे भी देख रहा था। अंग्रेज मैडम भी व्याकुल लग रही थी।
और वो पति पत्नी अभी भी डरे हुए थे। कुछ देर के बाद मैडम अब वापसी आती हुई दिखाई दी। मैं उनको सुरक्षित देख करके मेरी जान में जान आई कि चलो अभी तक सब कुछ सही है। इसके बाद मैडम सीधा आकर के कार का दरवाज़ा खोला और स्टीयरिंग संभाल लिया। मैं पूछा कि अब क्या? मैडम कहने लगी कि आशीष, मैं तुमसे बोली हूँ ना कि अभी बात करना उचित नहीं है, शांत रहो। इसके बाद वो कार फिर बैक हो गई। थोड़ी बैक करने के बाद कार यू टर्न ले लिया। इसके बाद हम फिर पीछे वाले रास्ते पर लौट आए थे। मैडम आसपास में देखती जा रही थी और उस श्मशान से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी हम पीछे आ चुके थे। अब फिर एक बगीचे के पास मैडम ने कार रोक दिया। बाहर निकली। अब फिर कहने लगी, आशीष, हम सही जगह पर आ चुके हैं, अब सारा सामान निकालो और फिर हम तैयारी करेंगे पूजा की। मैं समझ गया कि मैडम को पता चल चुका है कि जो भी शैतान है, प्रेत है, इसी जगह पर ये वास करता है, यहीं पर रहता है और यहीं से सारा खेल करता है। अब इसके बाद हम कार से पूरा सामान निकाल चुके थे। अंग्रेज मैडम बाहर निकल चुकी थी, पति पत्नी भी बाहर निकले हुए थे और वो दोनों डरे हुए थे, घबराए हुए थे। अब मेरी मैडम जो थी कह रही थी कि आप घबराइए मत, जब तक हमारे साथ आप लोग हो आपको कोई छू भी नहीं पाएगा, बस जैसा मैं कह रही हूँ ना ऐसा ही करते रहिए। अब फिर ये क्लेश हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको हिम्मत दिखाने की ज़रूरी है, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। इसके बाद में मैडम ने वो स्थान बता दिया। टॉर्च की रोशनी अब वहाँ पर जगमग कर रही थी। अंग्रेज मैडम भी टॉर्च निकाल चुकी थी और मेरी वाली मैडम भी अब टॉर्च की रोशनी दिखा रही थी। हम बगीचे के पुराने पेड़ के पास पहुँच चुके थे। पेड़ काफ़ी घना भी था और ऊंचा भी था और उसी पेड़ के पास मैडम कहने लगी कि आशीष, सारा प्रबंध यहीं पर करो। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं अब तो इस काम में निपुण हो चुका था, ये सब काम मुझे करना आ चुका था। और मैं गोल घेरा बनाया, पूजा की सामग्री सब उसमें रखा, एक बड़ा सा और गोल घेरा बनाया, वो हमारे लिए। उसमें मैं, अंग्रेज मैडम और वो पति पत्नी, हम लोग रहेंगे। अब बाकी गोल घेरा मैडम के लिए पूजा का स्थान था। और इसके बाद हम सुरक्षित अपने घेरे में अब चारों लोग आ चुके थे। मैं देख रहा था कि पति पत्नी बहुत घबराए हुए थे। अब मैं धीरे धीरे उनको समझा रहा था कि देखिए, थोड़ा आपको हिम्मत दिखाना पड़ेगा, आपको डरना नहीं है, बस एक बार हिम्मत दिखाइए और बिल्कुल शांति बना कर रखिए। और इसके बाद ये जो तकलीफ़ आपके साथ जो होता है ये सदा के लिए ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको पत्नी को कोई परेशान नहीं करेगा। वो हमारी बात समझ चुके थे, लेकिन डर होता है इंसान में, वो डर उन पर हावी था। अंग्रेज मैडम उनको देख करके और अपनी जो हिंदी भाषा था उसमें उनको अब धीरे धीरे बता रहे थे कि आप डरिए मत, हम भी तो यहाँ पर हैं, हम भी तो औरत हैं, देखिए हम डरे कहाँ हैं। और इसके बाद मैडम जी का पूजा शुरू हो चुका था। दीपक जल चुका था, दीपक का लो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा था और मैडम जी अब आंख बंद कर चुकी थी। पूजा स्टार्ट हो चुका था। अब मुझे अब मालूम था कि मैडम जी क्या मुझसे बोलेंगी, क्या डिमांड होगा, कैसे क्या करना है, सब मुझे बता दिया था। अब मैं उसके लिए अब तैयार था। अब जैसे जैसे पूजा शुरू हो चुका था, दीपक वैसे ही लो जल रहा था और अचानक वो जो पुराना पेड़ था ना, हिलने लगा, बड़े ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा और उसमें से कुछ टहनी भी टूट टूट करके नीचे गिर रही थी, ताकि वो जो पूजा मैडम जी कर रही थी वो खंडित हो जाए, दीपक बुझ जाए। लेकिन वो जो गोल घेरा था ना, वो तो रक्षा कवच था। उस रक्षा कवच में वो टहनी नहीं आ रही थी, वो गोल घेरे से अलग गिर रही थी,
पेड़ लगातार हिलता जा रहा था। और सही मायने में जब ऐसा हुआ था ना, तो मेरा भी दिल तेजी से धड़कने लगा था और मैं भी डर चुका था। मैं पीछे मुड़कर देखा ना, तो पति पत्नी तो कांप रहे थे। अंग्रेज मैडम उनको संभाले हुए थी। धीरे धीरे उनसे बोल रही थी कि डरिए मत, ये सब तो आपको देखना ही पड़ेगा। इसके बाद वो लोग शांत नहीं हो रहे थे, डरे हुए थे। अब मैडम जो थी अपने ध्यान में मग्न थी, पूजा चल रहा था। दीपक का जो लो था ना, अब फड़फड़ाने लगा। मतलब इस जगह पर जो आत्मा है वो आ चुकी है। इसके बाद वो जो पेड़ था ना, बहुत जोर से एक बार और हिला। एक भारी आवाज उस जगह पर गूंजा, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई नहीं बचेगा, मैं सबको मार दूंगा, भाग जाओ भाग जाओ। वो आवाज जैसे कुएं के अंदर से निकल रही हो, बड़ा ही भारी अब बेसुरा आवाज था। मैं तो आवाज सुन करके डर चुका था। मैं पीछे मुड़कर देखा ना, वो आवाज सुन करके पति पत्नी भी बहुत घबराए हुए थे। लेकिन अंग्रेज मैडम बिल्कुल उनको संभाल रखी थी। उनको धीरे धीरे बोल रही थी कि बिल्कुल आप शांत रहिए, यही तो मौका है, अगर आप डर गए तो सारा मामला खराब हो जाएगा। मैडम जी अपना काम कर रही थी और अंग्रेज मैडम वो पति पत्नी को संभाले रखी थी। अब मैं तो सिर्फ निगाह अब मैडम के ऊपर में कि कब इशारा करेंगी वो काम मुझे करना था। लेकिन वो अभी वक्त आया नहीं था। और तभी पेड़ से जो आवाज़ आ रही थी ना, बिल्कुल खामोश हो गया। और तब मैंने पेड़ के नीचे जो देखा ना, तो सही मैं दहल चुका था। मैं क्या देखता हूँ कि एक काला साया कम से कम 9-10 फीट का होगा, आंखें अंगार की तरह दहक रही थी। वो गुस्से में बिफरा हुआ था और हमारी तरफ, वो जहाँ पर मैडम पूजा कर रही थी उस तरफ आ रहा था और चिल्लाता हुआ आ रहा था कि तुम लोग को समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें चाहूँ तो अभी इसी जगह पर मार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, तुम इस जगह से भाग जाओ, इस औरत को यहीं पर छोड़ जाओ, तब तुम बच सकते हो, और नहीं तो तुम सब मारे जाओगे, कोई नहीं बचेगा। और वो गुस्से में चिल्ला रहा था, गोल गोल घूम रहा था। लेकिन मैडम बिल्कुल बेपरवाह, जैसे ये सब तो उनके लिए रोज का काम है। सबसे डरा हुआ था मैं, उसकी आवाज़ सुन करके, उसकी भयानक आंखें देख करके, लाल लाल अंगारों की तरह अब वो आंखें रात के टाइम में दिखाई दे रही थी। और वो दिया लप 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 कर रहा था कि कब बुझ जाएगा, कब बुझ जाएगा। मुझे उसी बात का डर था और वो वही कर रहा था, चिल्ला रहा था। अंग्रेज मैडम वो पति पत्नी को संभाल रखी थी। जब उन्होंने शायद देखा होगा ना, तो उनके भी प्राण सूख गए थे। और जब उसने बोला कि उस औरत को यहीं छोड़ जाओ और तब तुम्हारी जान बचेगी, तो वो तो हिल चुके थे। दोनों पति पत्नी डर चुके थे। मुझे लगा कि कहीं ये गोल घेरे से भाग न जाए, लेकिन अंग्रेज मैडम बिल्कुल उनको पकड़ रखी थी, संभाल रखी थी। कह रही थी कि डरो मत, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बस थोड़ा साहस दिखाने की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ मैडम जी सही कर देंगे। अब वो शायद यही कर रहे थे, घबराए हुए थे, डरे हुए थे। अब मेरी निगाह तो साये पर थी और मैडम जी पर थी। आखिरकार साया बहुत गुस्से में बिफरता हुआ और फिर उस पेड़ की तरफ चला गया। इसके बाद कई पल के लिए उस जगह पर खामोशी छा गई थी। लेकिन खामोशी अब भंग हो रही थी वहाँ के गीदड़ों ने। गीदड़ की आवाज़ जैसे रोने की शुरू हो चुकी थी। आसपास में हर तरफ लग रहा था कि झुंड में गीदड़ आ चुके हैं। अब वो रोए जा रहे हैं या चिल्लाए जा रहे हैं। लेकिन जैसी आवाज़ मैं सुन रहा था ना, वो रोना ही कह सकते हैं, वैसी ही आवाज़ निकल रही थी। अब बहुत ही डरावनी आवाज़ उस वक्त में थी। अब फिर मैडम का एक इशारा मुझे मिल चुका था। अब मैं मैडम की तरफ अब तेज़ी से दौड़ करके उनके घेरे में प्रवेश कर चुका था।
मैडम ने मुझे एक माला उठा करके दिया। अब मुझे क्या करना था मुझे अच्छी तरह से मालूम था। अब मैं वो माला लेकर के सीधे अब अपने घेरे में आ चुका था। अंग्रेज मैडम को मैंने वो माला दे दिया कि इसको औरत को पहना दो और आपका काम है कि आप पेड़ के पास में इसको ले जाओ, बाकी मैडम जी संभाल लेंगे। लेकिन जब माला पहना दी ना, इसके बाद हाथ पकड़ के अंग्रेज मैडम जाने लगी उस गोल घेरे से, तो औरत चिल्लाने लगी, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, वो तो मार देगा, वो तो शैतान है, वो तो प्रेत है। और उसका पति भी वही कर रहा था, वो भी डर रहा था कि मेरी पत्नी को वहाँ नहीं जाना है, आप जो करो मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन इस गोल घेरा से हम बाहर नहीं निकलेंगे। मैं देखा हूँ उसको कितना गुस्से में है, वो मेरी पत्नी को छोड़ेगा नहीं, आप हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। पत्नी भी चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी। आखिरकार मुझे बोलना पड़ा कि मैडम जी ये सब आपकी भलाई के लिए हो रहा है, आप डरिए मत, आपके गले में जो माला पड़ा है ना, ये माला जादुई है, इस माले में पावर है, आइए भूत आपको पकड़ नहीं पाएगा, वो शैतान आपको पकड़ नहीं पाएगा। अब फिर मैं समझाने लगा धीरे धीरे कि आप डरिए मत, आप जाइए। इसके बाद बहुत देर तक समझाने के बाद वो औरत और उनके हस्बैंड राजी हुए। अंग्रेज मैडम उस औरत को लेकर के अब पेड़ के पास पहुंच गई थी। इसके बाद मैडम उसको छोड़ दिया और तेजी से गोल घेरे के अंदर में आ चुकी थी। और उस जगह पर अब वो महिला अकेले थी और उसकी निगाहें अपने पति के ऊपर, जैसे वो कह रही हो कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और वो लग रहा था कि कहीं वहाँ से उठ करके भाग ना आए, फिर सारा कहानी ख़त्म हो जाता, दोबारा से सब विधि करना पड़ता। आज शायद मैडम जी का वो शक्ति थी, माला का उसमें जादू था, पावर था, वो अपनी जगह से हिल नहीं पाई। इसके बाद वो काला साया फिर प्रकट हो गया था। फिर दहाड़ता हुआ कहने लगा कि तुम लोग डर गए ना, मैं जानता था, अब तुम इसको छोड़ दो यहीं पर, मैं इसको लेके जाता हूँ, फिर तुम लोग इस जगह पर कभी मत आना, नहीं तो मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, सबको मार दूंगा। मैडम तो यही चाहती थी कि कैसे भी वो प्रेत उस औरत के पास आए, इसके बाद हमारा खेल शुरू हो। अब वही जो मैडम का प्लान था, वो प्लान के अंदर में वो फंस चुका था। मुस्कुराते हुए एक तरह से कहा जाए, उसका एकदम बेकार चेहरा लग रहा था, आंखें अभी अंगारे की तरह लग रही थी। और जैसे जैसे बढ़ रहा था ना उस औरत की तरफ पेड़ के पास, उसका जो हस्बैंड था ना छटपटा रहा था, नहीं नहीं रोक लो उसको, रोक लो रोक लो, वो मेरी पत्नी को मार देगा। अंग्रेज मैडम संभाली हुई थी कि भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ नहीं कर पाएगा, उसमें इतनी शक्ति नहीं कि मैडम की जादू को काट सके, आप घबराओ मत, सब कुछ सही हो जाएगा। अब वही हुआ जैसे मैडम का प्लानिंग थी। वो शैतान प्रेत अब उस औरत के पास पहुंच गया। आज जैसे ही उस औरत को हाथ छुआ, वो एक जोर का झटका लगा और दूर जा गिरा। गिरते ही जमीन पर एकदम शांत पड़ गया था। और वही मौका था कि मुझे वो काम करना था। इसके बाद मैं मैडम के पास दौड़ के आ गया। मैडम ने मुझे वो माला पकड़ा दिया था और वो माला ले जा कर के मैं उसके गले में डाल दिया था। जैसे ही डाला ना, अब लगा कि वहाँ पर तो अब कोई है ही नहीं, वो माला भी गायब हो चुका था, वो शैतान प्रेत जैसे हवा में गायब हो चुका था। वो औरत थर थर काँप रही थी। अब उसको संभाल करके अंग्रेज मैडम मैं अब गोल घेरे में लाया। अब मैडम अपनी जगह से उठ गई थी। कहने लगी, आशीष जो सामान समेटना है समेट लो, हमारा आज का काम ख़त्म हो चुका है, अब हम वापस चलते हैं इनके घर और बाकी रात वहीं गुजारेंगे, अब फिर बातचीत वहीं पर होगी। मैंने चैन का सांस लिया कि ये काम इतना जल्दी हो गया, मुझे उम्मीद नहीं थी। शैतान प्रेत मैडम जी की जाल में फंस चुका था, अब उस जाल से कभी निकल नहीं पाएगा। मैं जानता था कि उसका ठिकाना अब कहाँ है, वही कुआं है जहाँ पर
वो प्रेत हमेशा सफ़ेद कपड़ों में नज़र आता है और जिसका मैं भोजन देने के लिए जाता हूँ। अब उसका ठिकाना अब वही है। इसके बाद हम लोग चल पड़े थे। दिया जलता हुआ छोड़ चुका था। बाकी जो काम में आने वाली चीज़ थी हमने उठा लिया, थैले में रखा और फिर हमारी गाड़ी अब मुड़ चुकी थी। अब फिर हम 4 बजे तक सुबह अब उनके कोठी में पहुंच गए थे। मैं भी थका हुआ था, मैडम भी आंखों में सुस्ती दिखाई दे रही थी और अंग्रेज मैडम के भी हाल वही था। लेकिन वो मियाँ भी अभी भी डरे हुए थे। जब हम उनके घर पर पहुंच गए तब मैडम ने कहा कि आशीष देखो, मुझे नहीं लग पा रहा कि ये चाय हमें बना के दे पाएंगे, तुम ही जाओ, देखो पूछो इनसे किचन कहाँ है और जाके गर्मा गर्म चाय का अब कप ले आओ, मुझे चाय की सख्त जरूरत थी और चाय तो मुझे भी चाहिए थी। और इसके बाद मैं सभी के लिए चाय बना के ले आया और रोज पति पत्नी को भी दिया। और फिर मैडम उनको समझाने लगी कि देखो, वो प्रेत को हमने अपने कब्जे में ले लिया है जो आपको तंग करता था, और इसमें कमी आपकी है, ये आपके इशारे पर आपके पीछे लगा हुआ था। अब मैडम जो थी वो भी हैरान थी, अंग्रेज मैडम, और वो पति पत्नी भी हैरान थे। पत्नी पूछने लगा कैसे हुआ, ये प्रेत हमारी पत्नी को कैसे पकड़ लिया था, कैसे, आप वो तो बताइए। मैडम चाय के चुस्की लेके कहने लगी कि तुम्हारी पत्नी को सजने संवरने का बहुत शौक है ना, रात के टाइम सजती संवरती है ना खिड़की पर। तब उसके पति बोला हाँ। खुशबू भी लगाती है ना, बोले हाँ। बस वो प्रेत गुजर रहा था, हवा में था और तुम्हारी पत्नी का सुंदरता पर मोहित हो गया, और सबसे अट्रैक्शन तो खुशबू था जो तुम्हारी पत्नी ने इस्तेमाल किया था, और इसके बाद वो तुम्हारे घर में ही रुक गया था। आप फिर इसके बाद अपना प्लान की तरह सब कुछ कर रहा था। तुम्हारी पत्नी को भी पता नहीं चलता था कि वो कहाँ जा रही है। वो उसी जगह पर जाती थी, उसी पेड़ के पास में, और वो शैतान प्रेत तुम्हारी पत्नी के साथ रात बिताता था, और इसके बाद उसको वापस कर देता था। उसको होश नहीं रहता था कि मैं हूँ कहाँ पर, मेरे साथ क्या हुआ है। अब फिर वो अपने बिस्तर पर आकर के आराम से सो जाती, और तब तुम जगाते ना तब उसको होश आता था। और तुम भी तो कई बार पीछा किए थे, तुमने देखा था ना कि तुम्हारी गाड़ी बंद हो जाती थी। सब उसी प्रेत शक्ति का काम था। वो तुम्हें उस जगह तक पहुंचने ही नहीं देना चाहता था, और वो ही कर रहा था। वो चाहता तो तुम्हें मार भी सकता था, लेकिन उसने अभी मारा नहीं, तुम्हें बस उतना ही किया कि तुम डर जाओ। उसका सिलसिला यूं ही चलता रहे और चल ही रहा था। अगर तुम हम लोगों से नहीं मिलते ना तो ये खेल कभी ख़त्म नहीं होता। बाकी में जो मैडम ने कहानी बताई ना, तो सबके होश उड़ चुके थे। सबसे डरी हुई वो महिला थी, पति पत्नी थे। और फिर वो कहने लगी कि अब तो ऐसा नहीं होगा ना। तब मैडम जी कहने लगी नहीं, वो प्रेत हमारे कब्जे में है और उसका ठिकाना अब मुझे मालूम है कि कहाँ रहेगा। और तब चाय का प्याला टेबल पर रखते हुए कहने लगी कि अब हम लोग आराम करेंगे, अब हमें हमारा बिस्तर दिखा दो ताकि हम आराम कर सकें। इसके बाद हम बिस्तर पर आ चुके थे। डबल बेड का पलंग हमें मिल चुका था। मैं मैडम जी के साइड में और दूसरी साइड में अंग्रेज मैडम। मुझे बड़ा यही कमी खलती थी कि पत्नी पत्नी होकर के हमें अब एकांत मिलता नहीं था। मैं इसी से बड़ा दुखी रहता था, लेकिन ये जगह प्रेम करने के लायक नहीं थी, मैं समझता था। इसके बाद जब सुबह हमारी आँख खुली ना तो 10 बज चुका था। अब मैडम जी ही उठा करके बोलने लगी कि आशीष यहीं पर रहना है कि फार्म हाउस चलना है। मैं उठ गया था, कहने लगे नहीं मैडम, हमें तो अपने घर चलना है ना। इसके बाद हम लोग फ्रेश हो करके अब अपने कार से निकल चुके थे, लेकिन निकलने से पहले हम उस पति पत्नी से मिले थे। वो पति पत्नी अभी भी डर में थे। अब बार बार मैडम जी से कह रहे थे कि देखिए वो प्रेत लौटेगा तो नहीं। तब मैडम जी उनको कह रही थी कि नहीं भाई, आप बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है,
हाँ, वो पैसा मुझे 2 महीने के बाद बिल्कुल चाहिए। आपने तो देख लिया ना कि हम लोग जान की बाजी लगाते हैं, और इस काम में भी हमने जान की बाजी अपनी लगाई थी, मेरी पूरी टीम ने। तो आप समझ गए ना। तब उसका पति कहने लगा कि जी मैडम, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ, आपका पैसा आपके घर पर मैं दे के आऊँगा। और इसके बाद हम लोग उस जगह से निकल पड़े थे। तो दोस्तों, ये थी मैडम जी की आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, हम फिर मिलेंगे ना ऐसी कहानी के साथ में। मैडम जी की, अरुण की कहानी आती रहेगी। हाँ, बीच बीच में और भी कहानी जो हमारी टेबल पर पड़ी हुई है, जो आप लोग हमें भेजती रहती है, वो भी तो आनी चाहिए ना। उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलनी चाहिए कि कैसी कहानी है, क्या हुआ था। तो ऐसा ही चलता रहेगा। मैडम जी की कहानी भी आती रहेगी, अरुण की भी कहानी चलती रहेगी, और साथ में और भी जो कहानी है आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करते रहूँगा।